गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। बाकी बच्चों को टेक्स्ट कीजिए गुड मॉर्निंग so that सर। they can join. Text them. Okay. Good morning once again. Please reply. Am I audible? सुन पा रहे हैं बच्चे? यस सर आ रही है आवाज। Okay. So tomorrow is 2nd of October. Okay. So in Indian history, there is a very you can say is an important day in Indian history, 2nd of October. So before starting the class, कुछ इसके बारे में जानते हैं तो बताइए 2nd अक्टूबर को क्या है? Why it is so important for Indians, especially? यस बताइए 2nd of October. चिल्ड्रंस डे है सर उस दिन। चिल्ड्रंस डे। गांधी जयंती है भाई। क्या बात है यार। भाई कहाँ रहते हो? मतलब इतना ज्यादा नॉलेज। ओके ये तो मैं एक जनरली टॉपिक डिस्कस कर रहा था, पता चला यार ये डिस्कस करना चाहिए चीजें। तो 2nd of October is observed as गांधी जयंती। ओके ये चीजें हैं बेसिक, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, बेसिक भी नहीं कह सकते इनको कि ये तो एक रूटीन वर्क समझिए आप। सबको न्यूज़पेपर्स। पता रहता है हाँ तो 2 तारीख को क्या? 2 तारीख को तो ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज न्यूज में भी आ रहा होता है, 2-4 दिन पहले ही आपके न्यूज़पेपर्स में आ रहा होता है कि 2 अक्टूबर को हम ये वाला फंक्शन करेगी गवर्नमेंट, यहाँ पे ये वाली ऑर्गेनाइज होगा, ये वाला प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं 2nd of October. So Gandhi Jayanti is observed on 2nd of October. That is the birth anniversary of Gandhi ji, Mahatma Gandhi. Complete name Mohanchand Karamchand Gandhi. Okay, born in your Gujarat. गुजरात में इनका जन्म हुआ। ओके एंड he had played a very significant role in the Indian freedom struggle. जब बात करते हैं ब्रिटिश एम्पायर की तो
इन्होंने पूरी ब्रिटिश एम्पायर की जो है पूरी नींव हिला के रख दी। अर्ली डेज में ये जो है मैनचेस्टर जो आपका यूके में, वहां पे गए फॉर द स्टडी। वहां पे इन्होंने अपना लॉ में जो है कोर्स किया, लॉ की डिग्री बनी, और उस टाइम बैरिस्टर बोलते थे उनको। एंड आफ्टर दैट ये यहाँ से चले गए साउथ अफ्रीका, वहां से ही सीधा टू प्रैक्टिस देयर लॉ ओवर देयर। वहां पे भी इन्होंने जो है सेंट पीटरबर्ग में जो इंडियन वर्कर्स थे उनकी राइट्स के लिए वहां पे जो है अहिंसा का साथ लिया। एंड ये जो आपका वो बोलते हैं ना अनशन, यू कैन से सिविल डिसोबीडियंस टाइप थिंग, सत्याग्रह, एक्चुअली सत्य का आग्रह, दैट ही प्रैक्टिस्ड ओवर देयर। और वहां पे इन्होंने अपने आप को चमका लिया कि यस, द अहिंसा और ये सत्याग्रह कैन बी यूज्ड एज अ टूल, अ वेरी पावरफुल वेपन फॉर एनी डोमिनेंस। किसी भी डोमिनेंस के लिए सत्य और अहिंसा को एक इन्होंने टूल बना लिया। देन ही केम टू नो कि मैं तो यहाँ दूसरों के लिए लड़ रहा हूँ, माई ओन कंट्री इज जो है स्ट्रगलिंग फ्रॉम दिस एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम योर ब्रिटिश रूल। सो दे लेफ्ट योर साउथ अफ्रीका एंड रीच इंडिया। इंडिया में आए, ओके, इन 1915 आए, 1915 में। एंड वहां से ये गए चंपारण। चंपारण में जो फार्मर्स थे, देवर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, नील की खेती के लिए। और वो जो नील की खेती थी उनके खेतों को बंजर कर देती थी। सो दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो फूड क्रॉप्स, क्योंकि जो कैश क्रॉप है, ये जो कैश क्रॉप बोलते हैं उसको, मतलब वो वहां पे उगवाते थे ये आपका जो नील था, फिर उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे आपके यूके में। उसके बाद वो अहमदाबाद गए, फिर खेड़ा। सो दीज वर द इनिशियल 3 स्टेजेस जहाँ पे उन्होंने अपना सत्याग्रह जो है और भूख हड़ताल वाली जो फिलोसफी थी नॉन वायलेंस की अपनाई, और ही सक्सीडेड इन दैट थिंग। उसके बाद बड़ी बड़ी मूवमेंट्स भी इन्होंने की, दैट जैसे आपने कहा ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1920 का, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। इन्होंने जो ये चीजें की, इन्होंने ब्रिटिश शासन की इंडिया में नींव हिला के रख दी। एंड दे फोर्स्ड द ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया। पहले इन्होंने प्यार से बात की, सब चीज किया, फिर उन्होंने वो जो अपना टूल्स थे सत्याग्रह वाले वो पूरे अपनाए, पूरी प्लानिंग की, ठीक है। एंड फाइनली इन 15 अगस्त 1947 को जो है हमें इंडिपेंडेंस मिला। सो अगर हम रहें तो इनकी भूमिका काफी अच्छी रही है फ्रीडम स्ट्रगल में। बट हम ये नहीं कह सकते कि जी गांधी जी इज द सोल पर्सन हु मैनेज्ड टू थ्रो अवे ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। बहुत सारे और भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है, जैसे शहीद भगत सिंह, ओके, लाला लाजपत राय, और बाद में हाँ हाँ बोलिए। तो इनकी फोटो क्यों नहीं आती नोटों में? हैं? जो नोट होते हैं 100 200 जो भी आपके इंडियन जो रुपीज वो है नोट, उनमें फोटो क्यों नहीं आती फिर उनकी? देखो गांधी जी की क्यों आते हैं? वही मैं आ रहा हूँ, उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा सर है, और सर नोट पे ही आती है सर, सिक्कों पे क्यों नहीं आती सर? देखो एक्चुअली क्या है भाई, मैं फोटो पड़ेगा आपने। आई एम नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, आपने हिस्ट्री का जो है ज्यादा मुझे लगता है पढ़ा नहीं आपने। अब चलो आपने पूछ लिया है तो मैं बता ही देता हूँ। 1885 में एयू होम्स थे जिन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो हाँ बोली चंदन। सर बैटरी नहीं है सर, अटेंडेंस लगा देना सर, लाइट नहीं आ रही मेरे यहाँ। ओके लगा देंगे। यार तुम अटेंडेंस के पीछे पड़े हुए हो। नहीं सर, मतलब बैटरी नहीं है सर, आज लाइट नहीं आ रही थी। मैं कुछ जो चीजें बता रहा हूँ उस पर तो ध्यान दो, सर वो ध्यान दे रहा हूँ अटेंडेंस हो सर। जाएगा। अटेंडेंस इज नॉट अ बिग इशू। ओके, सो मैं क्या कहाँ था, हाँ,
देखो ये जितेंद्र, इस बात पे हम कभी और चर्चा करेंगे, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, और इसकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। अब मैं ये आपसे पूछूं कि मोस्टली चीजें जो है इंदिरा गांधी के ऊपर, नेहरू जी के ऊपर, और क्या नाम है, राजीव गांधी के ऊपर, इतनी जी सारी स्कीम्स हैं। ऑलमोस्ट यू कह सकते हो कि आप 50% से ज्यादा स्कीम्स, वहाँ के नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो नेशनल स्टेडियम्स हैं, आपके जो स्कीम्स चल रही हैं, वो इनके नाम पे है। ऐसा क्यों है भाई? इंस्टीट्यूट भी था सर, हाँ, क्यों है ऐसा? कॉलेजेस। सिर्फ आप नोट की बात नहीं कर रहे, ये बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, बिकॉज दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कांग्रेस। और कांग्रेस में उस टाइम जो है एक वंशवाद का सिस्टम चला, आगे चलना शुरू हो गया आफ्टर नेहरू। सबसे पहले आपको पता है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो कांग्रेस वर्किंग कमेटियां हुआ करती थी, जो सारे डिसीजंस लेती थी। ये जो कांग्रेस है, ये कोई कांग्रेस थोड़ी ना है। ये तो इधर से वो आ गया, ये डाकू है, इसने डाका मार लिया, इसको भर्ती कर लो भाई, इसके पास पैसा है, हाँ कांग्रेस में आ गए। अब ये देखो, ये कन्हैया जी, देश तेरे टुकड़े होंगे, इस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं ये, एंटी नेशनल एक्टिविटीज, एंड नाउ दे आर एडमिटेड टू द कांग्रेस, जो है उसको अपना एक वो मानती है कि हाँ ये हमारा कार्य करता है। हैव यू हर्ड अबाउट द कन्हैया हैज जॉइंड कांग्रेस पार्टी? देखो मैं किसी चीज यस को सर। मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं वो उसका इंडिपेंडेंट डिसीजन है, बट एज अ नेशनल पार्टी आपको इतना तो पता होना चाहिए कि उसके ऊपर क्या एलिगेशंस हैं, किस तरह के उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, एंड यू एडमिट देम। आप क्या दिखाना चाहते हो देश को, किस तरह के चेहरे आप प्रेजेंट करना चाहते हो कि नाउ दिस टाइप ऑफ लीडर्स विल मेक पॉलिसीज फॉर इंडियंस, हैं? जिनको ये नहीं पता कि देश की इंटीग्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आजादी हमने कैसे पाई है, कितने सुप्रीम सेक्रीफाइसेस हमारे लोगों ने दिए हैं। और आज आप इस तरह के लोगों को, जिनकी विचारधारा इस तरह की है डिसइंटीग्रेशन की, आप उनको एक स्ट्रीमलाइन में लेके आ रहे हो, मेन स्ट्रीम लाइन में। दे विल बी द पॉलिसी मेकर्स फॉर द इंडियन, फॉर द फ्यूचर। ये कहाँ की विचारधारा है? सो दिस इज व्हाट जो स्टफ गोइंग ऑन, बहुत टशल चल रहा है आजकल। यू कैन सी द टशल गोइंग ऑन इन पंजाब गवर्नमेंट का, क्या हो रहा है वहां पे। सिद्धू इज ब्लेमिंग एंड कैप्टन इज ब्लेमिंग सिद्धू, और सफर कौन कर रहा है? सर पब्लिक। बस। सो दिस इज नॉट अ पॉइंट के क्या हो रहा है, गांधी जी की फोटो क्यों लगाई है, दैट इज नॉट अ पॉइंट। किसी ने किसी की तो लगानी थी। ओके, सो मैं बता रहा था कि जब देश का जो है उस टाइम माउंट बैटन लॉ आया था, माउंट बैटन ने उस टाइम हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे यहाँ के, तो उन्होंने गवर्नर जनरल नहीं, बेटर आई शुड से, उस टाइम उस पोस्ट का नाम चेंज करके वायसरॉय किया था। सो वायसरॉय थे, तो उन्होंने कहा भाई आप कोई नॉमिनेट तो कीजिए, हु विल रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। सो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी, उसके पास जो छोटी छोटी कमेटीज होती थी उस टाइम पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी, एंड कुछ जो ऐसी स्टेट एरियाज थे जहां पे ब्रिटिश का शासन था, कुछ ऐसी थी जो आज भी राजा शासन कर रहे थे वहां पे, जैसे आपका जूनागढ़ हो गया, आपका ये इधर हैदराबाद हो गया। तो उन्होंने सबने, जहां पे छोटी छोटी कमेटीज थी कांग्रेस की, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि सरदार पटेल विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस कमेटी ने भी एक्सेप्ट किया, बट नेहरू बीइंग वेरी क्लोज टू गांधी जी, एंड गांधी जी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था कांग्रेस कमेटी पे, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी पे, ऑल्दो ही वाज नॉट द मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, फिर भी उनका इन्फ्लुएंस था। तो उन्होंने कहा कि हम नेहरू को जो है ये बना देते हैं होम मिनिस्टर, बट नेहरू उस टाइम अपने आप को चाहते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। सो फॉर दैट कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता था, बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी इतनी हाई थी पटेल साहब की, तो कोई कह नहीं सकता था कि पटेल साहब को आप हटा के इनको बना दीजिए। तो उन्होंने, गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप पटेल जी, आप अपना नाम वापस ले लीजिए, हम गांधी जी को, ये नेहरू जी को बन जाने दीजिए, ये बच्चा है, इसे जिद कर रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता था इनकी ये जिद कितनी भारी पड़ेगी देश पे। आज अगर जो है उस टाइम पटेल साहब होते, तो आज देश का सूरत कुछ और होता। ओके, यू माइट हैव हर्ड अबाउट पटेल जी, और क्या नाम है, उनकी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी भी हमारी सरकार ने बनाई है अभी। पढ़ना इसके बारे में, you will come to know what type of sacrifices people has given for this freedom, and how we are playing with this freedom.
आज हम कैसे इससे खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की जनता से हम कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यूज नहीं है, कोई भी इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर देता है। ओके, बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है। अब देश में क्या हो रहा है इससे भी आप जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो आपको इफेक्ट करेगा, आज नहीं तो कल। सो आप अपने लिए क्या, आप देश के नागरिक हो, आपकी क्या जिम्मेदारी है देश के लिए? क्या आप देश के लॉ से आप पूरी तरह अवगत हैं कि नहीं? आपको अपने अधिकार पता है? आपके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं कर रहा? आपके अधिकारों को तो कोई नहीं छीन रहा? यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। अगर हम अपना हिस्ट्री जानेंगे, हम तभी हम पता लगेगा कि हमें क्या करना है, हमारे लोगों ने क्या किया, और आज हम यहाँ हैं, अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, तो इसके लिए किसको श्रेय जाता है? वी शुड पे होमेज टू ऑल दीज थिंग, ऑल दीज पर्सनालिटीज। गेटिंग माय पॉइंट? मैं तो बहुत शॉक्ड हुआ, आज एक बच्चे ने बोला कि आज चिल्ड्रंस डे था, कल 2 अक्टूबर को चिल्ड्रंस डे होता है। ओके, सो चलो वापस आते हैं अपनी स्टडीज पे। यस, ओके। सो कल हम थे यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग कर रहे थे। कुछ कुछ समझ में आया 10-15 मिनट का जो मैंने आपको लेक्चर दिया? यस सर, सर बस एक चीज है। हाँ। जैसे कहते हैं ना, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे भी काफी लोग तो ये कहते हैं गांधी जी बहुत अच्छे थे, अच्छे काम करे, लेकिन उतने ही लोग ये भी कहते हैं कि गांधी जी ने काफी मतलब गलत भी करा है, मतलब बुराइयां करते हैं। ऐसा क्यों, ये चीज नहीं समझ आई। देखो एक्चुअली क्या है ना, लोगों को कहने से कुछ नहीं होता। वो राइट सर। डिपेंड करता है कि लोग जो कह रहे हैं उनका इंटेलेक्ट क्या है, हाउ मच नॉलेज दैट पर्सन हैज। उस आदमी के जो बारे में वो कमेंट कर रहे हैं उसके बारे में वो क्या जानता है? क्या उसके साथ रहता था वो? सर रहता तो सर कोई भी नहीं था, देखो फिर उसने 2-4 किताबें पढ़ ली सब जो सुनी उनको। सुनाई पे ही बात करते देखो हैं। मैं ना किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं किसी को ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। आई एम न्यूट्रल। हाँ जी। जो जो हिस्ट्री में यस। लिखा हुआ है, जो हिस्ट्री में हम्म। है, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि ये स्पेसिफाइड है कि ये 100% श्योर है। हाँ, ये है कि भाई उसकी ऑथेंटिसिटी है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको वेरीफाई करती है कि हाँ ये हिस्ट्री है, ये ऑथेंटिक सोर्स और डॉक्यूमेंट है। बहुत सारी चीजें उन्होंने की है, इंटीग्रेशन देश का जो पॉसिबल नहीं हो पाया उन्होंने किया। बट यू कैन सी उससे पहले बहुत सारी चीजें वो कर चुके थे। क्या नाम है आपका, भगत सिंह ने इतना काम किया, यस तो सर, देश का वो तो इंटीग्रेशन था फ्रीडम वो फाइटर्स उन्होंने अलग किया। ही थे। लेकिन ये था बस उनका जो करने का तरीका था, दैट वाज वायलेंट। वो ये था बस मारो भगाओ इनको, कैसे भी करके मार के हाँ भगा दो जी इनको। सर। और इनका तो जो पैसिव टाइप थिंक था कि भाई नहीं हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इनको ये नहीं करेंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। ये ऐसे करते थे कि हम पिटिशन से प्यार से हम निकाल लेंगे। वो ये कहते थे, जो हमारे जो गरम दल था ये कहता था ये हमारा देश है, आप कौन होते हो हम पे घूम चनाले वाले, निकलो यहाँ से। ठीक है। सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी और दिस टाइप की आइडियोलॉजी आज भी एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया में। आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उठा के देख लो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत वायलेंट बिहेवियर के होंगे, कुछ है होंगे जो पैसिफाई करते हैं, नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, हो जाएगा काम हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके रखते हैं। सो वी हैव टू ब्रिंग द बैलेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है कि हमारा देश जो है ग्रोथ करे, हमारे जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, प्रॉपर उनकी लाइवलीहुड हो, वो अपना खाना खर्चा कमा सके। ऐसा नहीं हो कि हमारे यहाँ भुखमरी हो, लोग भीख मांग रहे हैं, हमें लोगों को राशन देना पड़ रहा है फ्री में। ऐसा क्यों करें? हम इतना सक्षम बनाए लोगों को, दे विल प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर। मुझे एक चीज बताइए, पैसा क्या है? व्हाट इज पैसा? व्हाट इज मनी? मनी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मनी। कुछ एक पेपर जो है उसमें गवर्नमेंट ने लिख दिया दिस इज अ लीगल टेंडर, ये आपको 100 रुपए है। एक्चुअली वो वर्थ है आपकी कि आपकी मार्केट में कितनी डिमांड है। आप मुझे बताइए कि एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है और एक लेबरर है, तीनों की सैलरीज में बहुत वेरिएंस है, दोनों की तीनों की सैलरीज में डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्यों है? देखो एक डॉक्टर है, डॉक्टर की जरूरत कम से कम आप मैं बताऊं ऑलमोस्ट हर एक इंडिविजुअल को है, इंजीनियर की हर एक को नहीं है। एक लिमिटेड सेगमेंट है सोसाइटी का
जो जिसकी उसको जरूरत है। ऐसे लेबरर की भी एक लिमिटेड सेगमेंट है जहां पे लेबर की रिक्वायरमेंट है। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया दे आर सर्विंग, उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, उसकी बिहाफ पे आप उसको एनालाइज करेंगे कि भाई ये इतनी अर्निंग कैपेसिटी है इसकी। मर पैसा कुछ नहीं है, पैसा क्या है, आज नहीं कल को पैसा खत्म कर दे गवर्नमेंट, कह दे नहीं हम तो गोल्ड में करेंगे, देन एक्चुअली मनी क्या है कि आपकी सर्विसेज कितने लोगों को पहुंच रही हैं और आप उन रिटर्न में कितनी सर्विसेज ले रहे हो। अगर ज्यादा बैलेंस है कि आपकी सर्विसेज ज्यादा हैं, देने वाले आप ज्यादा हो सर्विसेज, आप ज्यादा लोगों को सर्विस दे पा रहे हैं और जिनसे आप सर्विस ले रहे हैं, देखो दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक क्लास बट फिर भी मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ। ओके यस सर, समझ तो आ गया। हाँ पॉलिटिक्स में क्यों चले जाते हैं? यस आकाश, मैं कह रहा हूँ सर आपको इतनी नॉलेज, आप पॉलिटिक्स में चले जाओ। क्या कह रहे हो? कह रहा सर आपको इतनी नॉलेज है तो पॉलिटिक्स में चले जाओ ना। अरे भाई पॉलिटिक्स तो बहुत गंदा है। सर कौन वो किसने तो बोल बात दिया यार, ठीक मैंने आपसे 10 मिनट बात कर ली तो आपने एनालाइज लगा लिया कि मेरे पास इतनी नॉलेज है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है। मुझसे ज्यादा इंटेलेक्ट के लोग बैठे हैं यार, वो पर वो काम नहीं करना चाह रहे, नहीं करना चाह रहे काम वो, गुंडों को, वो है सर, बदमाशों को। पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है सर। अब जाओगे ना तो ठीक हो गया, लेकिन वहां जाके बंदा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। मुझसे ज्यादा इंटेलेक्ट, अब देखो आप गवर्नमेंट है उसका, जो आपके चीफ मिनिस्टर साहब है, ये आपका केजरीवाल जी, यार क्या बंदा है, उसने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करके रख दिया है ऐसा, इतना भयंकर इसने सिस्टम चेंज किया है। बिकॉज उसे पता है कि भाई क्या चीज आज मैं सुधारूंगा तो 10 साल बाद मुझे प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। उसने एजुकेशन सिस्टम में पूरा पैसा फूंक दिया। आजकल देखो आप दिल्ली में जाके स्कूल्स, इतने हाई एंड स्कूल हैं, आपके प्राइवेट स्कूल्स में नहीं है, इतनी फैसिलिटीज दे रहा है वो फ्री में। रिजल्ट्स हैं आपके सामने, देखो वहां के बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं अच्छे अच्छे एग्जाम्स को, और वो 10 साल में देखो आप बढ़िया सीनियर आईएएस ऑफिसर्स यूपीएससी में बैठेंगे जाके। फिर देखो वो क्या काम करते हैं नहीं करते, वो काम करेंगे बिकॉज किसी की घूस दे के नहीं आए, वो किसी की सिफारिश से नहीं आए, वो अपने दम पे आए हैं। और उनके अंदर इंटीग्रेशन है, उनके अंदर लोगों के प्रति सहानुभूति है, बिकॉज दे आर गवर्नमेंट सिस्टम से आए, उन्हें पता है कि हाँ सरकार ऐसी भी हो सकती है जो करप्ट नहीं है। अगर आपके साथ आपका मालिक करप्शन से बिहेव कर रहा है, चालपंथी से कर रहा है, तो आपको कह रहे हैं मरने दे यार इसको, छोड़ इसको, ये मरता है ऐसे रहने दे, मैं क्या करूंगा इसका। लेकिन एक आप देखोगे डेडिकेटेडली आपके लिए काम कर रहा है, तो यू विल थिंक यार ये तो रात दिन काम करता है, मुझे भी काम करना पड़ेगा। सो सेम वे आप अपने सिटीजन्स के अंदर देश के प्रति क्या भावना जगा रहे हो, ये रिप्रेजेंट करता है आपके वर्किंग स्टाइल से कि आप देश के लिए क्या कर रहे हो। आज मुझे बताइए अपॉर्चुनिटीज कितनी है, अगर आप यहाँ से पास आउट होके जाओगे, हाउ मच अपॉर्चुनिटीज यू हैव आफ्टर करियर। मार्केट में क्या सिनेरियो है, लोगों को देखो, बेरोजगारी कितनी है। सो दीज आर नो वेरी बिग टॉपिक्स, आप पूरे दिन भी इस पे डिस्कशन करोगे तब भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। सो बेटर आप देश के लिए क्या करना चाहते हो, अपने इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हो। रिकॉग्निशन मिल जाएगा आज नहीं तो कल, बट एटलीस्ट यू शुड टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मैं देश के लिए ये कर रहा हूँ, ओके आप सिटीजन्स हो, आज देश के युवा हो, आपके ऊपर पूरा जिम्मेदारी है। आप समझते हो या नहीं समझते, कोई और आपसे कोई उम्मीद रखता है कि नहीं रखता मुझे नहीं पता, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखता कि आप अच्छा पढ़िए या कुछ भी कहिए, दैट इज योर चॉइस, जैसा आप चाहोगे। बस मैं एक उम्मीद ये रखता हूँ कि आप देश के अच्छे नागरिक बने, आप कोई भी काम करें वो एथिकल हो, ठीक है, इनएथिकल काम ना हो। सर ठीक है, चलो बहुत डिस्कशन हो गया, अब थोड़ा पढ़ाई करते हैं। ओके सो हम सक्सेशन प्लानिंग की बात कर रहे थे कल। ओके
गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव सक्सेसिव प्लानिंग, दैट इज जो हम बात कर रहे थे, कस्टमाइज टू द सूट्स to suit the needs of organization, driven by the line functions and not HR executives. Okay. Develop key candidates in anticipation of future openings. Then your training and development programs, ये हमने डिस्कस कर लिया था कल. Take into account the culture of organization consistent with the future strategies and decision for companies, direction for companies. Okay. So एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन? यस, कितने बच्चे गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा? जो कर रहा है, हाँ जी, जो कर रहा है वो एब्सेंट है, कार्तिक प्राकर. नहीं, और मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, अपने बारे में बताओ. नहीं सर, मैं नहीं कर रहा. ओके. यस, रामदत्त, कोई भी नहीं कर रहा? कोई और कंपटीशन की तैयारी कोई भी नहीं कर रहा? सर कैट की. ओके, गुड. और कोई फ्यूचर विजन ही नहीं है आपका? ओके. सो क्या करना है आप आफ्टर बीटेक? ये तो बीटेक आपकी हो जानी है अब. इसके बाद क्या प्लानिंग है? जितेंद्र इज ट्राइंग टू सिंग समथिंग बट ऑडिबल नहीं है आपकी वॉइस. जितेंद्र, यस प्लीज स्पीक अप. Okay. So why success in planning fails that candidates are arbitrary? ये तो मैंने कर बता दिया था आपको. ये तो मैंने बता दिया था ना आपको कि why success in planning fails because candidates are arbitrarily identified, no strategic reasons है, problem in dealing with pictures, promotions and employee aspirations, lack of transparency. Okay. Now other factors that affect your success in planning, your economic forces. Second, your additional workload requirements, जो आपकी जॉब से रिगार्डिंग है. अगर आप प्रमोट होते हो, what type of additional workloads will be coming to your shoulders? So how will you bear that load and how you perform in that type of conditions? That will also affect your successive planning. Now organization size is also important. अब big organizations हैं, they will hire much more number of candidates for a particular job as compared to छोटी organizations where they can manage the work with job rotation से वो काम चला लेंगे. ठीक है. बड़ी organizations में वो dedicatedly एक program बना के रखते हैं successive planning का, so that if there is a vacancy created they can fill it इस method से. ठीक है. Now diversification of workers है. डाइवर्सिफिकेशन मींस कितने तरह के कितनी बैकग्राउंड से कितने उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपके वर्कर्स में जो है डाइवर्सिटी है. सो दैट आल्सो इफेक्ट्स योर सक्सेस ऑफ प्लानिंग. एंड नेक्स्ट, योर ऑर्गेनाइजेशन लोकेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन कहाँ पे है, दैट आल्सो इफेक्ट्स योर प्लानिंग, सक्सेस इन प्लानिंग. एंड नेक्स्ट, योर टेक्नोलॉजी. ये भी हम टेक्नोलॉजी के बारे में काफी डिस्कस कर सके हैं. जैसे अभी मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का. जब मैं कंपेयर करता हूँ एक बैंक को, बैंक एम्प्लॉय जो हमारे अंकल जी थे, पहले बैंक्स में बही खातों में चढ़ाते थे, एंड देन अपग्रेडेशन टू द कंप्यूटर्स. सो दैट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर जो अंकल जी के लिए कंप्यूटर पे काम करना, बिकॉज दे डज नॉट हैव एनी बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग कंप्यूटर्स. सो उस तरह की जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इस चीज का. स्टैंडर्ड हो सकता है, अभी मैं अगर बात करूं टूल्स की, तो उस टाइम पहले वर्नियर्स जो आते थे दे वर एनालॉग वर्नियर्स यू कैन से, उनमें कोई डिजिटल मीटर वो नहीं होता था. आप देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गई, नाउ यू हैव वर्नियर कैलिपर्स विद डिजिटल गेज डिस्प्लेस. आपको वो लाइनिंग काउंट करने के लिए फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो दिस इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यू कैन से. और
कंप्यूटर्स का एग्जांपल सबसे ज्यादा सटीक रहता है अगर मैं लूँ उस चीज में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। देन कम्स योर स्टेबिलिटी, कि आपकी जॉब स्टेबिलिटी कैसी है। ओके, नेक्स्ट योर फ्यूर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट जितनी आपको है उतने आपके पास इजीली अवेलेबल है कि नहीं, नहीं है तो फिर क्या कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर नहीं है रिसोर्सेज आप, तो वो जो बंदा आप उसमें काम के लिए लगाओगे, ही विल नॉट बी ईगर टू वर्क, वो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज में कैसे काम करेगा। सो दैट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चीज़ है वो ध्यान में रखना होगा हमें। एंड टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज कैसी हैं आपके, जो टाइप बिजनेस है कैसे है, कंपटीशन कैसा है आपकी मार्केट का, और इंटरनल कंपटीशन भी कैसा है आपका। देन ग्लोबल मार्केट कैसी है, चेंजिंग व्यूज कैसे हैं आपके। सो ऑल आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट योर सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, दूसरा है आपका सक्सेशन प्लानिंग वर्सेस योर रिप्लेसमेंट प्लानिंग। तो दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग और रिप्लेसमेंट प्लानिंग, देखो ज्यादा फर्क नहीं है। हम एक बंदा गया उसके लिए दूसरा हम नियुक्त कर रहे हैं। सिमिलरली अगर रिप्लेसमेंट की बात करें उसमें भी यही हो रहा है, एक बंदा गया दूसरा हमने उसकी जगह पोस्ट किया, लेकिन दोनों के पीछे जो जो आइडिया है वो डिफरेंट है। सक्सेशन प्लानिंग मींस वो वॉलंटरली हम उसको कंपनी नहीं निकाल रही है, मे बी वो रिटायरमेंट की एज पे आ गया है या वो कुछ है, लेकिन रिप्लेसमेंट मींस ये काम नहीं कर रहा है या कुछ इस तरह का। ठीक है, या कुछ सडन एकदम रिक्वायरमेंट हमारी जनरेट हो गई है, तो उस तरह की रिक्वायरमेंट कैसे करेंगे, तो कंपैरिजन से देखते हैं। तो रिप्लेसमेंट प्लानिंग में क्या है, इट्स अ रिएक्टिव अप्रोच, मतलब पहले काम हो गया है उसके बाद हम एक्शन ले रहे हैं, दैट इज रिएक्टिव अप्रोच। मतलब एक ब्लास्ट हो गया उसके बाद हम फायर ब्रिगेड बुला रहे हैं, तो हमने एक रिएक्टिव मतलब पहले एक्शन हो गया उसके बाद हम उसका रिएक्शन ले रहे हैं। लेकिन जब हम सक्सेसिव प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो हम पहले ही इस चीज को ध्यान में रख के चल रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी कैन हैपन, तो उसके लिए हमने पहले से क्या प्लानिंग करके रखी है, दैट इज प्रोएक्टिव अप्रोच। अगर मैं बात करता हूँ रिप्लेसमेंट प्लानिंग की, तो फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन अगर वहीं हम बात करें सक्सेसिव प्लानिंग की, तो इज अ प्लान्ड फ्यूचर डेवलपमेंट, कि यहाँ पे तो कोई सडनली एकदम चला गया तो उसको हमें कैसे ही फील करना है, दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट, इस टाइप ऑफ सिचुएशन है। लेकिन सक्सेसिव प्लानिंग में तो हम इस चीज के लिए पहले प्रिपेयर थे कि 2 साल बाद ही जाएगा। अगर आप अभी रिसेंट न्यूज में देखो तो द चेयरमैन ऑफ योर डीएमआरसी मंगू राम जी, उसका उनका जो कार्यकाल था अभी खत्म होने वाला था 30 सितंबर को, लेकिन वहां पे उन्होंने जो है सक्सेशन प्लानिंग लगाई है। नाउ दे हैव एक्सटेंडेड देयर टेन्योर फॉर 6 मंथ्स, बिकॉज उनके पास रिप्लेसमेंट के लिए कोई बंदा है नहीं इतने हाई रैंक पे। ठीक है, सो सक्सेसिव प्लानिंग और ये तो बेसिक डिफरेंस है इसमें। नाउ रिप्लेसमेंट प्लानिंग इज सब्सटीट्यूशन और सब्सटीट्यूटिंग, इसमें क्या है, रीन्यूइंग। और ये हम बात करें रिप्लेसमेंट प्लानिंग की तो एक छोटी अप्रोच है, दिमाग नैरो जैसे कह सकते हैं, छोटी अप्रोच है। इसमें कुछ ज्यादा ब्रॉड कैटेगरीज डिफाइन नहीं है। बट अगर हम बात करें योर सक्सेशन प्लानिंग, तो इज अ वेरी बिग ब्रॉडर एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेटेजी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, सो इज इट क्लियर, दोनों दोनों में डिफरेंस क्लियर है आपको, बताइए। यस, अटेंड टू योर रोल कॉल। रोल नंबर 2 अभिषेक, क्लियर है सर। आकाश, सर अंकित, आशीष, प्रेजेंट। चंदन, गौरव कुमार, यस सर। हिमांशु, यस सर। हिमांशु पुंडीर, रोल नंबर 18, हिमांशु रोल नंबर 18, हृदयेश, प्रेजेंट सर। जैनीश कुमार, प्रेजेंट सर। जितेंद्र राणा, प्रेजेंट सर। कार्तिक, कौशल कुमार, नंदिनी, प्रेजेंट सर। पवन सिंह नेगी, पवन, प्रिंस सोहरा, प्रिंस, राहुल,
रोल नंबर 32 राहुल। Yes, sir. राहुल सिंह, रोल नंबर 34। प्रेजेंट सर। ओके। राखी, रामदत्त, रोल नंबर 38 रामदत्त। रामदत्त नहीं आया आज? आया तो है पर बोल क्यों नहीं रहा? रौनक, रौनक, राम द टाइप कर। हाँ पता है मुझे। ओके। रौनक नहीं आया। शेखर, प्रेजेंट सर। ऋषभ नायक, प्रेजेंट सर। अरे एक बार वो बता देना कि किसकी अटेंट है, या फिर ये बता दो मेरी प्रेजेंट है। रोल नंबर 3। हाँ रोल नंबर 3 प्रेजेंट है। Sir, roll number 32. हाँ हाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। Thank you, sir. ओके। नंबर 18 प्रेजेंट है। हाँ हाँ सब प्रेजेंट है यार, बार बार मत पूछा करो। ये मैं कुछ टॉपिक्स हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये प्रेजेंटेशंस बनानी है आपको, फिर हम बारी बारी से जो है लेते रहेंगे प्रेजेंटेशन, पर आप प्रिपेयर कर लेना। मैं बता रहा हूँ, जरा लिख लो अपने अपनी। अभिषेक और आकाश, आपका है HR सोर्सिंग एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आप कंबाइन करके बना लेना 7-8 पेज की स्लाइड्स, PPTs, ठीक है। फिर हम आपको जब भी होगा टाइम हम प्रेजेंटेशन ले लेंगे। नेक्स्ट आपका है अंकित एंड आशीष। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, HR सोर्सिंग एंड HR सोर्सिंग एंड रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। ऐसे ही अंकित एंड आशीष, जॉब एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन। ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं हम। ये आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपका जो बोलने का स्टाइल है वो भी इंप्रूव होगा, या प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी आपकी, आपकी स्टेज फियर भी खत्म होगा। ओके। अंकित एंड आशीष, प्लीज राइट डाउन। यस Yes, sir. जॉब एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन। ओके सर। गौरव कुमार एंड हिमांशु, रोल नंबर 16 एंड 17। यस सर। ट्रेनिंग प्रोसेसेस एंड मेथड्स। नेक्स्ट ईयर हिमांशु पुंडीर एंड जैनिस कुमार, जॉब इवैल्यूएशन, कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स। यस, जैनिस एंड हिमांशु लिख लिया आपने? सर जितेंद्र राणा और कार्तिक का बता दो सर। जितेंद्र राणा और कौशल। कार्तिक 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 का तो हो गया शायद। कार्तिक का हो गया सर। कार्तिक की प्रेजेंटेशन तो हो गई थी पहले। सर बता दो सर। ये HR प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। HR प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। नंदिनी एंड पवन। नंदिनी, आपका है ग्रीवियंस हैंडलिंग एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। यस नंदिनी। लिख लिया? शैल आई रिपीट? सर मेरा बता देने एक बार दोबारा। हेलो।